हेलो गाइस, वेलकम टू द एलईएस। और आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है सोप्स एंड डिटर्जेंट। इससे पहले हमने पढ़ा था वो कुछ इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड पढ़ रहे थे। पहले इथेनॉल पढ़ा था, फिर उसके बाद इथेनोइक एसिड पढ़ा था। उसके बाद ये लास्ट टॉपिक है। आई थिंक ये चैप्टर फिर आपका खत्म है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। फिर आप उसके प्लेलिस्ट में जाकर ढूंढ लेना। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज और इंटेक्स क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। उसी के बाद कहीं और जाया करो, पहले चैप्टर पढ़ा करो, फिर एक्सरसाइज इंटेक्स क्वेश्चन, फिर एमसीक्यू वगैरह वो सब जो भी मैंने पढ़ा रखा है पहले वो खत्म करो। उसके बाद फिर दूसरी चीज़ें देखो, अगर हिम्मत बच जाए, जान बच जाए उसके बावजूद, ठीक है। तो अब हम ये लास्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं, इसको सोप्स एंड डिटर्जेंट को। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग सा लगता है पर है नहीं, अगर इसको ध्यान से सुनो तो। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा कर रखा है लोगों ने इसको। बहुत ही आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे इसको, ताकि कोई भी समझ जाए, ठीक है। गोल ये है कि आसान भाषा में समझ आ जाए चीज़ें हर एक बच्चे को। तो मैंने जो प्रीवियस आपको जो टॉपिक पढ़ाया था, या प्रीवियस वीडियो जो थी हमारी, वो थी हम इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड के बारे में हमने उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन, सारी चीज़ें पढ़ी थी। तो इसका कॉमन नेम क्या था? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला ऐसे होता था, CH3, जब ये, सॉरी, एसिटिक एसिड CH3COO। ये आपका एसिटिक एसिड है, CH3COOH। तो जब इस एसिडिक, थोड़ा सा मैं प्रीवियस वीडियो का कर रहा हूँ, सोप्स एंड डिटर्जेंट पे हम आ रहे हैं, ध्यान से सुनो, मैं थोड़ा बेस बना रहा हूँ। तो जब इथेनोइक एसिड, यानी कि जिसका कॉमन नेम है एसिटिक एसिड, जिसका फॉर्मूला है ये CH3COOH, इसको जब हम किसी भी टाइप की रिएक्शन करवा रहे थे, चाहे हमने इसको बेस के साथ रिएक्ट करवाया था, जब हमने एस्टेरिफिकेशन, मतलब जो भी हमने रिएक्शंस करवाई थी, आप देख लेना वीडियो में जाके केमिकल प्रॉपर्टी में, तो सब में एक चीज बन रही थी जब भी इथेनोइक एसिड, तो दोनों में से कुछ भी बोल सकता हूँ, इथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड, दोनों एक ही चीज है। तो जब इसको हम रिएक्ट करवा रहे थे तो एक सॉल्ट बन रहा था, एक सॉल्ट बन रहा था जिसका नाम था सोडियम एसिटेट। सोडियम एसिटेट नाम का एक सॉल्ट बन रहा था, ऐसे होता था उसका फॉर्मूला, CH3COO माइनस Na+। ये आपका क्या है? सोडियम एसिटेट। एक तरह का क्या है? सॉल्ट है, सॉल्ट है, ठीक है। ये समझ आ गया आपको? तो जो सोप्स है हमारे, अब आ जाते हैं हम, अब देखो कैसे कनेक्ट करूंगा मैं आज के टॉपिक से। आपको समझ आ गया प्रीवियस वीडियो का कि जब हम इथेनोइक एसिड यानी कि एसिटिक एसिड को जब हम अलग अलग एलिमेंट से जब रिएक्शन करवा रहे थे, तो एक तरह का सॉल्ट बन रहा था जिसका नाम था सोडियम एसिटेट, जो ऐसे होता था CH3CO-Na। ये क्या है? सोडियम एसिटेट, ये सॉल्ट बनता था। तो जो सोप होता है ना, सोप की अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछे, तो आपसे अगर कोई बोले कि सोप की डेफिनेशन क्या है, तो आप क्या लिखोगे कि सोप्स आर सोडियम, या तो सोडियम या फिर पोटेशियम। सोप्स आर सोडियम और पोटेशियम salts of long chain carboxylic acid, carboxylic acid। क्या लिखा हुआ है? सोप्स आर सोडियम, या तो सोडियम या फिर पोटेशियम के सॉल्ट हैं ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, और इनका जनरल फॉर्मूला है, सोप्स का जनरल फॉर्मूला ऐसे होता है, आर, आर मतलब कोई कार्बन चेन, उसके बाद COO-Na। तो या तो सोडियम, जैसे हम यहाँ पर सोडियम लेते हैं जनरली, पोटेशियम भी हो सकता है, तो ऐसे भी हो सकता है, और RCOO-K+, ये भी सॉल्ट है। तो या तो सोडियम या फिर पोटेशियम, दोनों में से कोई सा भी सॉल्ट होता है, और कार्बोक्सिलिक एसिड है, CO जो है कार्बोक्सिलिक एसिड दिखा रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखो, अभी हम यही लेते हैं, K+ सोडियम भी हो सकता है, पोटेशियम भी हो सकता है, आप इस पर फोकस करो ज़्यादा, ठीक है, कंफ्यूज मत हो। तो सोप क्या है? सोडियम या फिर पोटेशियम सॉल्ट है ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसका जनरल, सोप का जनरल फॉर्मूला क्या है? ये जनरल, जनरल फॉर्मूला ऑफ सोप, जनरल फॉर्मूला ऑफ सोप, RCOO-Na, जिसमें R क्या होता है? कार्बन चेन। अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या है? ये भी तो वही है, RCOO-Na। ये जो सोडियम एसिटेट क्या है? ये एक सॉल्ट है। तो इसमें क्या है? ये R क्या है? ये R है, CH3 कार्बन की चेन है ना, ये कार्बन है। तो ऐसे लॉन्ग होगी, सोप में क्या होगी? लॉन्ग चेन होगी, लॉन्ग मतलब बहुत सारे कार्बन के होंगे। तो जैसे अब मैं सोप का आपके सामने कुछ फॉर्मूला लिखूं, तो R यानी कार्बन की लॉन्ग चेन, तो मैं लॉन्ग चेन बना देता हूँ, CH3, CH2, 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 कितनी भी लॉन्ग बना सकते हो आप, CH2। उसके बाद लास्ट में ये तो आना ही है, C आयोनिक पार्ट, CO-Na+। तो ये सॉल्ट हो गया आपका, ये आपका सॉल्ट हो गया, जिसमें ये जो पार्ट है, जो लंबा सा पार्ट है कार्बन चेन वाला, R वाला जो पार्ट है, ये जनरल फॉर्म है ना। तो ये जो R वाला जो पार्ट है, ये क्या है? हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन है। ये क्या है? हाइड्रोकार्बन है। बात समझ में आ रही है? ये वाला पार्ट क्या है? हाइड्रोकार्बन है। और ये वाले पार्ट क्या है?
ये आयोनिक पार्ट है, देखो आयन में चार्ज होता है ना, CO माइनस और N प्लस, ये आयोनिक पार्ट है, आयोनिक पार्ट। ठीक है, तो हमारा जो सोप होता है अगर आपसे कोई पूछे तो दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक तो हाइड्रोकार्बन पार्ट जिसको ये आर में हम फॉर्मूले में लिखते हैं जनरल, आर मतलब लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन है, तो ये आर आपका हो गया हाइड्रोकार्बन पार्ट। उसके बाद फिर ये आयोनिक पार्ट हो गया, तो ये आपका सोप होता है। ठीक है, तो ये भी एक तरह का सोप, ये सॉल्ट है वैसे, तो सोप एक तरह का सॉल्ट ही है, अगर आप आसान भाषा में देखो तो सोप एक तरह का सॉल्ट ही है, बस इसमें लॉन्ग चेन होती है, लॉन्ग चेन होती है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, सोप का फॉर्मूला, एक एग्जांपल ले लिया मैंने सोप का, और ये जनरल फॉर्मूला है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब चलो ध्यान से देखो, मैं दोबारा लिख रहा हूँ सोप का फॉर्मूला, तो लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन CH2 H3 COO माइनस Na, तो ये आपका सोप है। ठीक है, सोप है। और ये वाला पार्ट मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये वाला पार्ट हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट होता है, और ये वाला पार्ट आयोनिक पार्ट होता है, आयोनिक पार्ट। और ये हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। अब होता क्या है, ठीक है, तो ये सोप का स्ट्रक्चर है। अब देखो जो जो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है, ये जो हाइड्रोकार्बन लॉन्ग चेन जो कार्बन है हाइड्रोकार्बन की, ये क्या होता है, ये होता है हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक। और ये जो आयोनिक पार्ट होता है ये होता है हाइड्रोफिलिक। भी समझाता हूं इनका मतलब क्या है, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक। अब देखो हाइड्रो, ये वर्ड का मतलब समझो, जहां पर भी फोबिक आ जाता है ना मतलब वो हेट करता है, तो जहां फिलिक आ जाता है मतलब लव, पसंद करता है। तो हाइड्रो मतलब वाटर, तो ये वाला पार्ट वाटर फोबिक है, मतलब वाटर को पसंद नहीं करता। ये वाला पार्ट जो कार्बन चेन वाला पार्ट है ये हाइड्रोफोबिक है। फोबिक मतलब ये आपने टर्म सुना भी होगा, फोबिया हो गया, फोबिया मतलब डर है, हेट है, इसको ऐसे समझो ये पसंद नहीं कर रहा। तो हाइड्रो मतलब वाटर, फोबिक मतलब पसंद नहीं कर रहा। तो ये जो पार्ट है कार्बन चेन वाला ये हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, मतलब ये वाटर को पसंद नहीं करता, या फिर दूसरी भाषा में से बोल सकते हो इट इज नॉट soluble in water, not soluble in water, या फिर insoluble in water, not soluble in water, insoluble in water, क्योंकि हाइड्रोफोबिक है, हाइड्रो यानी वाटर को पसंद नहीं करता। और ये हाइड्रोफिलिक है, फिलिक मतलब लव करता है, तो इसको आप समझ गए होंगे, इट इज soluble in water, इट इज soluble in water। तो सोप का जो दो पार्ट है, एक आयोनिक पार्ट वो हाइड्रोफिलिक होता है, और ये हाइड्रोकार्बन वाला ये नॉन आयोनिक भी होता है, ये भी ध्यान रखो, नॉन आयोनिक, नॉन आयनिक पार्ट होता है। जैसे ये आयनिक पार्ट है, नॉन आयनिक मतलब जैसे वो टूट जाता है, टूट जाता है मतलब जैसे आयंस में टूट गया ना माइनस और प्लस, तो ब्रेक हो जाएगा, ये कुछ नहीं, ये नॉन आयनिक है। ठीक है, तो आपको ये सोप के जो दो एंड है वो समझ आ गए। ये हाइड्रोकार्बन जो कार्बन चेन वाला पार्ट है ये हाइड्रोफोबिक होता है, और ये आयंस वाला पार्ट है ये हाइड्रोफिलिक होता है। और हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक मतलब, हाइड्रोफोबिक मतलब जो वाटर को पसंद नहीं करता, तो इसका मतलब सॉल्युबल भी नहीं होगा, घुलेगा भी नहीं पानी में, और ये वाटर को पसंद करता है तो घुल जाता है पानी में। ठीक है, तो ये है। अब ये जो है ना आपका, ये जो सोप है इसको ऐसे ऐसे डिनोट करो आप। ये जो कार्बन चेन है ना इसको ऐसे बनाते हैं, ये जो पिंक कलर से बना रहा हूं ये कार्बन चेन, और ये जो आयनिक पार्ट है इसको ऐसे दिखाते हैं। एक तरह से आप बोल सकते हो एक तरीका है सोप को दिखाने का। ये वाला पार्ट ये जो मैंने बनाया ये कार्बन चेन वाला, और ये आयनिक पार्ट ऊपर हेड, तो इस वाले पार्ट को बोलते हैं टेल, और इस वाले पार्ट को बोलते हैं हेड। समझ आ गई बात? ये बस दिखाने का तरीका है, ये पूरा ऐसे लिखेंगे नहीं हाइड्रोकार्बन और ये आयन, ऐसे बस दिखा देते हैं। ये वाला पार्ट आपका टेल जो हाइड्रोकार्बन चेन वाला है, और ये ऊपर आयनिक पार्ट ये वाला पार्ट को हेड बोलते हैं, टेल और हेड। अब आते हैं हम क्लिनजिंग एक्शन पे। आपको सोप समझ आ गया ना क्या होता है, सोप में क्या क्या है, हाइड्रोफिलिक पार्ट कौन सा है, हाइड्रोफोबिक पार्ट क्या है, डिनो इसको डायग्राम में कैसे दिखाते हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसे डिनोट करते हैं। टेल पार्ट और हेड पार्ट क्या होता है, टेल पार्ट ये वाला चेन वाला नॉन आयोनिक हाइड्रोफोबिक पार्ट, चाहे नॉन आयोनिक बोल लो, हाइड्रोफोबिक पार्ट बोल लो, जो भी बोल लो, और ये आयनिक पार्ट को ऐसे दिखाते हैं। ठीक, अब होता है क्या, क्लिनजिंग एक्शन देखते हैं हम, सोप में सफाई कैसे होती है, क्लिनजिंग एक्शन देखते हैं वो समझने की कोशिश करते हैं। क्लिनजिंग एक्शन ये सारा समझ आ गया ना, अब आपको क्लिनजिंग एक्शन एकदम से समझ आ जाएगा। अब भाई क्लिनजिंग एक्शन मतलब सोप हम क्यों यूज करते हैं, सोप भाई जो डर्ट होती है, ग्रीस होती है, उसको साफ करने के लिए यूज करते हैं हम सोप। तो क्लिनजिंग एक्शन बेसिकली क्या होता है, जैसे मान लो आपकी कोई ये डर्ट है, डर्ट है, डर्ट, तो डर्ट बेसिकली क्या होती है, बेसिकली डर्ट क्या होती है, ऑयल होती है, ऑयल, ग्रीस, ये सब होती है डर्ट आपकी। तो जैसे हम सोप अप्लाई करते हैं डर्ट पे, मान लो आपके कपड़े पे कोई डर्ट लगी हुई, तो जैसे हम सोप अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, जो हाइड्रोकार्बन ये क्या जो डर्ट होती है ना वो ज्यादातर क्या होती है, नॉन आयोनिक होती है। याद रखना, नॉन आयोनिक मतलब जैसे हमारे सोप के स्ट्रक्चर में
ये हाइड्रोकार्बन कार्बन चेन वाला पार्ट नॉन आयनिक होता है ना। नॉन हमेशा देखना लाइक डिजोल्व लाइक, ये वाला आप केमिस्ट्री का एक रूल हमेशा ध्यान रखना, लाइक डिजोल्व्स लाइक। क्या कहना चाह रहा हूं मैं, लाइक डिजोल्व लाइक मतलब जो सेम चीजें होती है वो एक दूसरे में डिजोल्व हो जाती है, मतलब नॉन आयनिक पार्ट नॉन आयनिक चीज में डिजोल्व हो जाएगा, आयनिक चीज में डिजोल्व हो जाएगी। तो जो वाटर होता है, अभी ये मैंने बोला ना, ये वाला आयनिक पार्ट सॉल्युबल हो जाता है वाटर में, क्योंकि ये भी आयन है और वाटर भी आयोनिक होता है, और ये कार्बन चेन वाला पार्ट नॉन आयनिक है और वाटर आयोनिक है, तो इसलिए ये कार्बन चेन वाला पार्ट सॉल्युबल नहीं होता। तो ये लाइक डिजोल्व लाइक मतलब कहने वाला आयनिक चीज आयनिक में डिजोल्व हो जाएगी या सॉल्युबल हो जाएगी, और नॉन आयोनिक चीज नॉन आयनिक में डिजोल्व हो जाएगी या सॉल्युबल हो जाएगी। केमिस्ट्री की थिंग है, ठीक है, इसको समझ लो। इसलिए यही रीजन है, क्योंकि ये देखो ये कार्बन चेन नॉन आयनिक है और मैंने आपको बताया कि वाटर आयनिक होता है, तभी तो ये सॉल्युबल नहीं होता, इसलिए हाइड्रोफोबिक होता है, वाटर को पसंद नहीं करता क्योंकि उसमें घुल नहीं पाता। और ये वाला पार्ट आयोनिक है, वाटर भी आयोनिक है, दोनों सेम सेम हो गए, लाइक लाइक हो गए, एक जैसे हो गए, तो वो इसलिए हाइड्रोफिलिक है, इसलिए वाटर को पसंद करता है, इसलिए सॉल्युबल होता है। तो ये केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है, बड़ी क्लास में वो डिटेल में समझ, और आप समझ लो। अब आते हैं अपने क्लींजिंग एक्शन में। तो जो हमारी डर्ट होती है, ऑयल ग्रीस, ये कैसी होती है, नॉन आयनिक होती है, नॉन आयनिक। तो इसके ऊपर जब हम सोप का एक्शन करते हैं, हम सोप लगाते हैं, भाई हमारे कपड़े पे डर्ट लग गई, तो जब हम सोप लगाते हैं, तो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था सोप का, ऐसे डिनोट करते हैं, कार्बन चेन होती है ऐसे, नॉन आयनिक वाला पार्ट, और आयनिक वाला पार्ट ऐसे ऐसे दिखाते हैं ना, ये वाला पार्ट आपका नॉन आयनिक वाला चेन वाला, और ये वाला पार्ट आयनिक वाला, ठीक है। तो ये नॉन आयनिक है, तो इस जैसे हम सोप लगाएंगे तो इसके ऊपर नॉन आयनिक वाला का सोप का नॉन आयनिक वाला पार्ट अटैक करेगा, नॉन आयनिक वाला पार्ट है, और पानी के तरफ दूर रहेगा आयनिक वाला पार्ट। तो इस डट के चारों तरफ ऐसे सोप के स्ट्रक्चर बन जाएंगे, ऐसे चारों तरफ सोप का एक्शन हो रहा है, जितना भी नॉन आयनिक वाला पार्ट है सब इस डर्ट को चारों तरफ से घेर रहा है, हाँ? देख लो डर्ट है ना रेड कलर की, से सोप का एक्शन हो रहा है इस पे चारों तरफ। तो अब इस डर्ट को चारों तरफ से घेर लिया है सोप ने, ऐसे इस स्ट्रक्चर में घेर लेता है। ये जो कार्बन चेन है ना, हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है, ये नीचे टेल बताया था ना, ये टेल होता है और ये हेड होता है। तो टेल वाला पार्ट ऐसे टच करते हुए डर्ट को चारों तरफ से ऐसे सर्कल सा बना लेता है, और ये जो सर्कल सा बना है ना, ये पूरा ऐसे गोल सा ये सर्कल बनना है ना पूरा ऐसे, ये जो सर्कल बोलता है, इसको बोलते हैं, इसके लिए एक टर्म है जिसको बोलते हैं मिसल, MICELLE मिसल फॉर्मेशन। तो जैसे ही हम डर्ट देखेंगे और सोप लगाएंगे उसके ऊपर, तो जो डर्ट जो सोप का टेल वाला पार्ट है, यानी कि नॉन आयनिक पार्ट है, वो डर्ट की तरफ जाएगा और आयनिक पार्ट पानी की तरफ जाएगा, ऐसे बाहर की तरफ। तो फिर ऐसे ऐसे गोल गोल छोटे छोटे बहुत सारे, अब ये देखो एक बड़ा करके दिखा दिया, तो ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे बच जाएंगे डर्ट है आपकी, बहुत सारे मिसल फॉर्मेशन हो जाएंगे, भी डर्ट होगी कुछ भी होगी, छोटे बहुत बन रहा है, बहुत सारे बन गए और भी बहुत सारे बन गए। ये तो एक बड़ा करके दिखा दिया मैंने। ऐसे मान लो कोई कपड़े धो रहे हैं, कपड़े पे या फिर फेस पे हाथ पे कुछ कहीं भी हम धो रहे हैं, कुछ भी चीज डर्ट हटाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो जो डर्ट के चारों तरफ ऐसे जहां भी जहाँ डर्ट होगी वहां पर मिसल हो जाएगा। मिसल मतलब ऐसे चारों तरफ से घेर के जो सर्कुलर सी पोजिशन बन जाती है ना सर्कल से, उसको बोलते हैं मिसल फॉर्मेशन। समझ रहे हो ना क्या हो रहा है, चारों तरफ से घेर रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही छोटे छोटे मिसल बन गए, मिसल। और ये ऐसे बहुत सारे जो मिसल होते हैं ना, इनको बोलते हैं हम कॉलोइड्स या फिर इमल्शन, पता नहीं आपके है कि नहीं, आप समझ जाओ, इनको बोलते हैं कॉलोइड इमल्शन। तो ये मिसल बन गए। अब होगा क्या, जब हम पानी से वॉश करेंगे तो ये डर्ट वाला पार्ट पूरा का पूरा क्लीन हो जाएगा, वॉश अवे हो जाएगा, वॉश अवे हो जाएगा ये पूरा पूरा। क्यों, क्योंकि जो है आपका जो सोप का जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है, टेल वाला पार्ट है, ये इस पे स्टिक हो गया, डर्ट पे स्टिक हो गया, और जैसे हम वॉश अवे करेंगे वो पूरा बाहर चला जाएगा, और हमारे जो क्लोथ पे या कहीं भी है, हैंड पे फेस पे वो कहीं भी है, वो वहां से निकल जाएगा। तो ये पूरा क्लिनजिंग एक्शन ऐसे होता है। तो ये वाला पार्ट आपका जो टेल वाला पार्ट है वो किस पे चिपक गया जाके, डर्ट पे, और ये जो हेड वाला पार्ट है ये वाटर पे चिपक जाता है, क्योंकि ये हाइड्रोफिलिक होता है, ये वाला पार्ट वाटर पे जाके चिपक जाता है। तो इस तरह के मिसल बन जाते हैं, गोल 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 मिसल बन गए, और ऐसे ही फिर पूरा क्लिनसिंग हो जाता है आपका, ठीक है। समझ लो ना, डर्ट वाला पार्ट, ये जो टेल है, सूप की जो टेल है, जो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है, वो डर्ट पे चिपक गया, रेड कलर की डर्ट पे चिपक गया, और ये पानी पे चिपक गया। मान लो यहाँ पर चारों तरफ पानी है, ये ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ,
तो ये जो आपका आयोनिक पार्ट है, हेड वाला पार्ट है पानी पे चिपक गया, और ये टेल वाला पार्ट डर्ट पे चिपक गया। तो बस जब ये वॉश अवे हो जाता है तो ये टेल वाला पार्ट ऐसे डर्ट को लेके बाहर पूरा पानी के साथ बाहर निकल जाता है। तो फिर जब जब हाथ धोते हैं तो ऐसे पानी के साथ पूरा हमारा डर्ट निकल जाता है। तो जो ये वाला पार्ट है पानी पे चिपक गया, हेड वाला पार्ट, टेल वाला पार्ट डर्ट पे चिपक गया, और फिर जैसे ही हमने रब किया, धोया, तो सीधे सीधे ये बाहर आपका डर्ट पूरा बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये है पूरा क्लींसिंग एक्शन। और ये जो चारों तरफ से डर्ट को घेर लेते हैं आपके ये जो सोप के स्ट्रक्चर ऐसे चारों तरफ से, इसको बोलते हैं मिसल फॉर्मेशन। ऐसे गोल गोल बहुत सारे बन जाते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, मिसल फॉर्मेशन। जो एक सर्कल बना इसको बोलते हैं मिसल फॉर्मेशन, और ऐसे बहुत सारे जो सर्कल बने उनको बोलते हैं कॉलॉइड्स या इमल्शन। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखो होता क्या है कि जो बने मिसल फॉर्मेशन, ये जो मिसल बने, ये बेसिकली क्या होता है कि जब हम हार्ड वाटर यूज करते हैं, अब देखो सोप का काम हो गया ना, अब डिटर्जेंट का पार्ट आ रहा है, डिटर्जेंट का पार्ट। सोप समझ आ गया ना कैसे एक्शन करता है क्लीन का, दोबारा समझो। क्लीन का एक्शन यही है, ये आपका सोप का स्ट्रक्चर है, मैंने बताया था। ये टेल वाला पार्ट हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट, नॉन आयोनिक पार्ट, हाइड्रोफिलिक पार्ट जो पानी को पसंद नहीं करता, और ये हेड वाला पार्ट आपका आयोनिक पार्ट, हाइड्रोफिलिक पार्ट। ये वाला हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, ये वाला हाइड्रोफिलिक होता है, पानी को पसंद करता है। तो ये पानी पे चिपकेगा, ये गोल आयोनिक वाला पार्ट, और ये टेल वाला पार्ट इस रेड कलर की डर्ट पे चिपकेगा, और फिर जब हम वॉश करेंगे तो डर्ट को साथ लेके बह जाएगा, पानी के साथ बह जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्लिनसिंग एक्शन होता है। और ये जो सर्कल बनता है डर्ट के चारों तरफ, इसको बोलते हैं मिसल फॉर्मेशन। ऑलराइट, अब होता क्या है, डिटर्जेंट का पार्ट आ रहा है। अब डिटर्जेंट का पार्ट इसी में कॉन्टेक्स्ट में चलते जाओ, इसी कॉन्टेक्स्ट में चलते जाओ। तो डिटर्जेंट में कुछ अलग नहीं होता, बस डिटर्जेंट में एक चीज अलग होती है। क्या अलग होती है, देखो आपको ये पता है कि जब हार्ड वाटर हम यूज करते हैं, हार्ड वाटर जब हम यूज करते हैं, हार्ड वाटर मतलब आसान भाषा में खारा पानी, सॉल्टी वाटर। अब जो ये जो हार्ड वाटर होता है ना, इसके अंदर बहुत सारे टाइप के आयंस होते हैं, जैसे कैल्शियम आयंस, मैग्नीशियम आयंस। इस टाइप के हार्ड वाटर में ये सारे आयंस होते हैं। तो मैंने अभी आपको सोप का स्ट्रक्चर बताया था, ये फॉर्मूला भी बताया था, जनरल फॉर्म RCO-Na। आर मतलब कोई लॉन्ग कार्बन की चेन, CO माइनस ये मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, लिखा ना मैंने। सोप्स आर सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सोप में हम कौन सा एसिड यूज कर रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, वीक एसिड होता है, एक तरह का वीक एसिड होता है। इसका जनरल फॉर्म मैं जरा बताता हूँ। देखो डिटर्जेंट की आपको चीज समझ आएगी, गौर से सुनो। होता क्या है, हार्ड वाटर के अंदर मैंने बताया ये कुछ होते हैं, ये आयंस होते हैं, कैल्शियम आयंस, मैग्नीशियम आयंस, हार्ड वाटर के अंदर ये आयंस प्रेजेंट होते हैं। और मैंने आपको क्या बताया, जैसे सोप का जनरल फॉर्म R मतलब लॉन्ग कार्बन चेन, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, CO कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि एक तरह का क्या है, वीक एसिड है, जो कि एक तरह का क्या है, वीक एसिड है। तो होता क्या है, हार्ड वाटर में क्या होता है, हार्ड वाटर में सोप अच्छे से काम नहीं करता। तो क्यों काम नहीं करता, अब जैसे सोप का स्ट्रक्चर मैंने कैसे समझा है, ये जो आपका R वाला यानी हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है, इसको टेल बोलते हैं, और ये ऊपर आयन वाले पार्ट इसको हेड बोलते हैं। तो ये हेड है, और ये हेड किससे बना है, कार्बोक्सिलिक एसिड से, कार्बोक्सिलिक एसिड से बना है, कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि क्या है, वीक एसिड है। तो ये क्या करता है, जैसे हार्ड वाटर में जब हम सोप अप्लाई करते हैं, ये सोप अप्लाई कर दिया मैंने, और किस में, वो हार्ड वाटर है, तो इसके अंदर हार्ड वाटर में क्या है, ये आयंस है। तो ये आयंस जाके इस पे अटैच कर जाएंगे, हेड पे कैल्शियम आयंस, मैग्नीशियम आयंस, ये अटैच कर जाएंगे। तो ये जब अटैच कर जाएंगे ना, तो ये वाटर में क्या हो जाएंगे, इनसॉल्युबल हो जाएंगे, इनसॉल्युबल में वाटर में घुलेंगे नहीं। और वाटर में जब घुलेंगे नहीं तो एक चीज बन जाएगी, स्कम, हम बोलते हैं स्कम। स्कम क्या है, ये प्रेसिपिटेट बन जाएगा। स्कम एक तरह का प्रेसिपिटेट है, मतलब प्रेसिपिटेट बन जाएगा, मतलब ये घुल नहीं रहा, क्योंकि ये आयंस इस जाके जो हेड आयनिक वाला पार्ट है, हेड वाला पार्ट है सोप का, उस पर जाके अटैच हो गया हार्ड वाटर में, क्योंकि ये होते हैं कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन, तो ये जाके इस पर अटैच हो गया। तो जब ये अटैच हो गया तो ये पानी में घुलेगा नहीं, पानी में घुलेगा नहीं तो भाई डर्ट कैसे साफ करेगा, ये तो प्रॉब्लम हो गई। तो हार्ड वाटर में जो साबुन हम यूज करते हैं वो ठीक से काम नहीं करता। तो अब इसकी प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करें, तो ये जो वीक एसिड हमने यूज किया है, इसकी जगह हम कोई स्ट्रॉन्ग एसिड यूज कर लें। जो वीक एसिड जो सोप बनाने में हमने कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करा है, इसकी जगह हम कोई स्ट्रॉन्ग एसिड यूज कर लें। यानी कि क्या कर लें हम, जैसे सल्फोनिक एसिड यूज कर लें। जैसे यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड करके हमने सोप बनाया, तो हम क्यों ना सल्फोनिक एसिड यूज कर लें। तो जब हम सल्फोनिक एसिड करके कोई सोप बनाते हैं तो उसी को डिटर्जेंट बोलते हैं, क्योंकि वो हार्ड या स्ट्रॉन्ग एसिड है और वो स्किन के लिए अच्छा नहीं होता। तो इसलिए हम जो फेस पे या बॉडी पे जो सोप यूज करते हैं ना, उसमें हम स्ट्रॉन्ग एसिड वाले सल्फोनिक एसिड नहीं यूज करते। जब हम फेस पे
फेस पे बनाने के लिए जब हम सोप बनाते हैं तो उसके लिए हमें इस वीक एसिड ही चाहिए होता है ताकि वो हमारी स्किन पे जेंटल रहे। लेकिन अगर हम कपड़े धो रहे हैं या यूटेंसिल वॉश करने के लिए डिटर्जेंट या दूसरे टाइप के सोप बना रहे हो तो उसमें हम सल्फोनिक एसिड यूज़ कर सकते हैं, या फिर हार्ड वाटर में जब हम यूज़ कर रहे होते हैं सल्फोनिक एसिड डिटर्जेंट यूज़ कर सकते हैं। तो सल्फोनिक एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो वो क्या करता है, जो हार्ड वाटर में जो कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन है ना आपके, उनको ये अटैक करने, मतलब अटैच नहीं होने देता अपने आयन्स पे। मान लो यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा अब आपका जो डिटर्जेंट बना वो बना सल्फोनिक एसिड के साथ जो कि स्ट्रॉन्ग है। ये आपका ऐसे टेल वाला पार्ट हाइड्रोकार्बन पार्ट, और ये आपका SO3 माइनस है, SO3 माइनस ये हेड वाला पार्ट। अब आपका क्या है, सल्फोनिक एसिड है इसके अंदर। सल्फोनिक एसिड कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या करेगा, ये जो आपके हार्ड वाटर के अंदर कैल्शियम आयन है, मैग्नीशियम आयन है, इनको क्या है यहाँ पर अटैच नहीं होने देगा अपने। तो जब अटैच नहीं होने देगा तो फिर वापस से बिल्कुल सेम प्रोसेस हो जाएगा कि ये आपका सल्फोनिक एसिड बिल्कुल सेम ही हो जाएगा। फिर ये डर्ट है और डर्ट पे जाके आपका ये बस वही मिसल फॉर्मेशन हो जाएगी फिर से। तो अगर आप वीक एसिड यूज करोगे, वीक एसिड से बना हुआ सोप हार्ड वाटर में यूज करोगे तो ये मिसल बनेगी नहीं। ये मिसल फॉर्मेशन जो होता है सर्कुलर पार्ट, इसमें टेल वाला पार्ट डर्ट पे अटैच हो जाता है और हेड वाला पार्ट पानी में जाकर अटैच हो जाता है, तो वो आपका ये मिसल बनेगा नहीं और डर्ट हटेगी नहीं। लेकिन जब हम सल्फोनिक एसिड यूज करते हैं तो फिर ये कैल्शियम और मैग्नीशियम को यहाँ पर अटैक करने नहीं देता। अटैक मतलब ये जाके अटैच होते नहीं है, और अटैच नहीं होते तो फिर ये पानी में घुलना फिर से शुरू हो जाता है। ये स्कम क्यों बनती है, ये स्कम इसलिए तो बनती है क्योंकि ये कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन इस पे आपके वीक एसिड पे अटैच हो जाते हैं और फिर ये घुलता नहीं है पानी में। और जब पानी में नहीं घुलेगा तो फिर ये डर्ट लेके जाएगा कैसे, वॉश अवे कैसे करेगा। बात क्लियर हो रही है, पानी में अगर ये घुलेगा नहीं, सोप पानी में घुलेगा नहीं, सॉल्युबल नहीं होगा, तो फिर कैसे करोगे आप, ये सोप का जो हेड वाला पार्ट है ये पानी में नहीं घुलेगा तो स्कम बन जाएगा। स्कम यानी एक प्रेसिपिटेट बन जाएगा। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए हम वीक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड यूज नहीं करते, हम सल्फोनिक एसिड यूज कर सकते हैं। और भी टाइप के एसिड होते हैं जैसे अमोनियम सॉल्ट वगैरह यूज कर सकते हैं। अभी आप सल्फोनिक एसिड याद रखो, उतना काफी है। तो हम स्ट्रॉन्ग एसिड यूज करते हैं, और वो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, कैल्शियम और मैग्नीशियम को यहाँ पर हमारे आयनिक पार्ट पे अटैच नहीं होने देता। अटैच नहीं होने देता, ये अटैच नहीं हुए तो इसका मतलब ये नॉर्मली वापस से पानी में सॉल्युबल हो जाएगा, पानी में घुलेगा, और पानी में घुलेगा तो फिर वापस सेम वही प्रोसेस होगा, मिसल फॉर्मेशन होगी और फिर ये डर्ट लेके चले जाएगा। पर हम ये डिटर्जेंट में यूज करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, क्योंकि अगर हम स्किन पे करेंगे तो वो हमारी स्किन के लिए हार्श होगा। तो हम बस डिटर्जेंट या दूसरे प्रोडक्ट्स के लिए हम यूज करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, तो ये था आपका सीन पूरा का पूरा सोप एंड डिटर्जेंट का। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ आ गया होगा क्या क्या चीजें हमने पढ़ी। सोप कैसे बनता है, सोप में वीक एसिड होता है, सोप का स्ट्रक्चर क्या है, टेल पार्ट क्या है, हेड पार्ट क्या है, हाइड्रोफोबिक पार्ट क्या है, हाइड्रोफिलिक पार्ट क्या है, मिसिल कैसे बनती है, सब कुछ क्लिनसिंग एक्शन। और डिटर्जेंट हमें क्यों यूज करते हैं, हम डिटर्जेंट हम यूज करते हैं कि अगर हम हार्ड वाटर में होते हैं तो वो सोप काम नहीं करता। काम इसलिए नहीं करता क्योंकि हार्ड वाटर के अंदर ये आयन होते हैं और ये आयन आपके हेड वाले पार्ट पे जाके अटैच हो जाते हैं, तो इस वजह से वो जो सोप है वो पानी में घुल नहीं पाता। और घुलेगा नहीं तो साफ कैसे करेगा, पानी में घुलेगा तभी तो वॉश अवे करके डर्ट को लेके जाएगा साइड में। जब वो घुल ही नहीं रहा तो डर्ट को कैसे लेके जाएगा। तो इसीलिए हम सल्फोनिक एसिड यूज करते हैं, जो ये कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन है हार्ड वाटर में, उसको वो अटैक नहीं करने देते, मतलब अटैच नहीं होता वो सोप के मॉलिक्यूल के साथ, और अटैच नहीं होता तो फिर वो प्रॉपर्ली पानी में सॉल्युबल हो जाता है और फिर वो वापस से वही सेम प्रोसेस सेल फॉर्मेशन और डर्ट को लेके जाने का हो रहा है वो हो जाता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है बस, बाकी क्लिनसिंग एक्शन एग्जैक्ट सेम है। ऐसी मिसल बनेगी, ये आपका हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट जो कि आपका हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, नॉन आयनिक पार्ट होता है, वो आपका जाके चिपक जाता है डर्ट पे, और आपका जो आयनिक पार्ट होता है वो सॉल्युबल हो जाता है, चिपक जाता है वाटर पे। चिपकना मतलब सॉल्युबल, घुल जाता है पानी में, और जब हम वॉश अवे करते हैं तो वो डर्ट को साथ लेके चला जाता है। ठीक है, तो ये था पूरा सोप एंड डिटर्जेंट, क्लीनिंग एक्शन एंड ऑल द टॉपिक्स और रिलेटेड टू द सोप एंड डिटर्जेंट। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब ये चैप्टर आपका खत्म हो चुका है, अगर कुछ रह गया हो तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, और कोई डाउट हो तो बताना, दोबारा पढ़ा देंगे टॉपिक, डरने वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट।